प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से उदय शंकर पानी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। और दिल्ली से जुड़ रहे हैं एनके सूद सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और फरीदाबाद से जुड़े हैं हरबीर सिंह सूरी जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हाल ही में कांग्रेस और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने एक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इतनी ताकतवर है और अगर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे कदम लिए जा सकते हैं, तो फिर पीओके वापस पाकिस्तान से क्यों नहीं लिया जा सकता है या क्यों नहीं लिया गया? क्या ये सिर्फ उन्होंने एक इल्जाम लगाया, उन्होंने क्या ये सिर्फ एक भाषणों तक सीमित था? क्या सरकार की रणनीति में कोई झिझक है या फिर मामला जो है सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर के रह गया है? इसी के बारे में बेबाक चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। क्या वाकई पीओके लेने की नीयत में कोई कमी है या फिर से ये जो बयान है विपक्ष का वो राजनीतिक बौखलाहट दिखाता है? नंदिता, ये डेफिनेटली जो आपने लास्ट वर्ड यूज किया कि एक बौखलाहट दिखाता है। फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं बेचारे, उनको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए किधर जाए। वो उनके रहे से जो उनके स्पोक्समैन थे, जो बड़े बड़े स्पीकर थे, वो चले गए फॉरेन कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी। तो इतने डिमोरलाइज हो गए हैं। तो ये डेढ़ सियाने, हमारे एक वर्ड है ना, डेढ़ सियाने, ये डेढ़ सियाने क्या सोच रहे? हाँ, ये डेढ़ सियाने क्या कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये गवर्नमेंट गलती करे कोई, तो जल्दी जल्दी में हम लोग उनके पीछे लगेंगे, पीओ को क्यों नहीं ले रहे, पीओ को क्यों नहीं ले रहे। और उनको लगता है कि उनके कहने की वजह से फिर हम एक अटैक करें, कुछ बात करें, फिर मिसाइल्स छोड़े। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये मोदी जी और हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है, दे विल डिसाइड व्हेन टू अटैक। और ये डेफिनेट है कि खाली पीओकी का इश्यू नहीं है। ये आज हमारे पास जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है कि पाकिस्तान को कैसे खत्म करना है, कैसे उनके चार टुकड़े करने हैं, हाउ टू फिनिश इट ऑफ। एंड दैट इज व्हाट अमेरिका डजंट लाइक। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान अगर चार टुकड़े हो गए और अगर गायब हो गया तो उसका प्रेजेंस इस साउथ एशिया में बहुत कमती हो जाएगा, मार्जिनलाइज हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट देयर सर्वेंट। मैं उनको सर्वेंट ही बोलूंगा। मैंने उनको, मतलब आप देखिए कि वहां मरीन, वहां अपने अमेरिकन सोल्जर से पाकिस्तान में who are roaming around with guns and they are not to be questioned. They threaten the Pakistanis and पाकिस्तानी चुप करके सुन रहे हैं, क्योंकि भैया हमने अगर कुछ कह दिया तो हमारे कटोरे में कुछ गिरेगा नहीं। वो हालत उनकी खराब है, उनकी इनकम नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ से पैसा कमाए। इंडिया डजंट डिपेंड ऑन एनी फॉरेन कंट्री। इंडिया की रेवेन्यू हमारे अपने देश से खड़ी होती है कि हाँ, वी आर राइट नाउ अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, अर्निंग फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड, उस तरह से अच्छा कर रहे हैं। बट इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिका ऑल्सो टुडे, बिलीव मी। अमेरिका से हमारा खाली मोदी जी का ये है कि सबसे रिलेशन अच्छे रहे, पड़ोसियों से भी अच्छे रहे, देश के सब, रशिया से भी अच्छे रहे, अमेरिका से भी अच्छे रहे, यूक्रेन से भी अच्छे रहे, ईरान से भी अच्छे रहे। तो ये कोशिश हमारी चल रही है। बट ये समझ नहीं पा रहे और ये डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हमारी ऑपोजिशन पार्टी, इसलिए बार बार कि भैया पीओके क्यों नहीं ले रहे, आपकी भूल है, आपकी गलती है। एनीवे, आई थिंक आई पास इट ऑन टू माय एसोसिएट्स। सूद सर, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। पॉलिटिकली अब ये जो मैटर है पॉलिटिक्स का आ गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का ये बार बार कहना, अखिलेश यादव का भी बार बार ये कहना पीओके को लेकर के, इसके साइड इफेक्ट्स क्या उनको नहीं पता है? या मोदी ने अगर नहीं गिवन, इट इज वेरी क्लियर टू वी पीपल, व्हाई नॉट देम आल्सो? देखिए, ऐसा है, यहाँ पे जो पहलगाम की इंसिडेंट हुई थी तो राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई थी कि गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। लेकिन नेक्स्ट जो स्टेटमेंट चेंज हो गई, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मोदी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और पता था मुझे कि कब तक सपोर्ट करेंगे। देखिए, वो जो काम किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, अखिलेश यादव या टीएमसी के नेता, उनके द्वारा काम किया जा रहा है, एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो यूएस की डीप स्टेट का एजेंडा है। उनका मतलब था कि आप पीओके लो, और इंडिया पीओके ले सकता था, इसमें कोई बात ही नहीं है। हमें शायद 12 घंटे लगते पीओके लेने पे। लेकिन दूसरी बात आती है कि पीओके का पंगा किसने डाला? वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट डाला ना। 1948 में इन्होंने पीओके को सरेंडर कर दिया,
और अगर उस टाइम पे नेहरू यूएन के अंदर ना जाते, पीओके को ले लेते तो इशू खत्म था। लेकिन ये नेहरू का यहाँ पे जो उधार बना हुआ है देश के ऊपर, उसको भुगत रहे हैं। फिर फिर आप देखिए यहाँ पे जो दूसरा एरिया था इनके साथ जो पीओके के साथ लगता है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, चलो पीओके का इशू तो वहां पे रह गया। लेकिन इतने साल कांग्रेस ने क्या किया, क्यों नहीं लिया? 1971 वार के अंदर इंदिरा गांधी को था, उससे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और पूरी तैयारी थी कि इंडिया पीओके ले लेगा। और यूएस की जो सीआईए उसने कह दिया था कि इंदिरा गांधी पीओके ले लेगी, उनकी पूरी असेसमेंट थी। और उस टाइम पे ईरान की जो फोर्सेस थी वो भी बॉर्डर में आ गई थी, उनको था कि पीओके लेगा तो पाकिस्तान टूटेगा, तो हम यहाँ पे अपना एरिया ले लेंगे, स्पेशली जो बलूचिस का है वो एरिया ले लेंगे, क्योंकि बलूचिस आधे जो 1/3 वो है ईरान के अंदर, 2/3 है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन तब भी नहीं दिया। फिर हमारे पास बहुत सी सिचुएशन थी पीओके लेने की, लेकिन अब क्यों बात उठ रही है पीओके लेने की? देखिए, अगर हम पीओके लेते तो हम ले सकते थे, इसमें कोई डर की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन इशू क्या था, अगर हम पीओके लेते तो यहाँ पे वार हो जाता इंडिया और पाकिस्तान का। और सिर्फ वार इंडिया पाकिस्तान के नहीं होता, ये वार होता पाकिस्तान के साथ, यूएस भी साथ होता, चाइना भी साथ होता, टर्की भी साथ होता, वेस्ट भी पाकिस्तान के साथ जाता। देखिए, जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ तो सारी कंट्री किसके साथ थी? यूक्रेन के साथ थी। और इजराइल आज भी वो वार लड़ रहा है, 3 साल हो गए उसको। और देखिए, यूक्रेन और का जो दूसरी तरफ जो इजराइल का वार चल रहा है हमास के साथ, वो भी वार चल रहा है कम से कम आप देखिए 1.5-2 साल से। फिर आप देखिए इजराइल का ईरान से वार स्टार्ट हो गया। इजराइल को के साथ तो इस टाइम पे यूके भी आ गया, इजराइल के साथ फ्रांस भी आ गया, इजराइल के साथ यूएस की फोर्सेस भी आ गई हैं। ईरान अकेला रह गया क्योंकि वहां पे कुछ और भी इश्यूज हैं। लेकिन मेन बात आती है कि इंडिया अगर पीओके लेता तो क्या होता, क्योंकि ये वार हम खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान के अंदर और घुसने की कोशिश करते तो उस टाइम पे पीओके लेने के बाद चाइना फुल फोर्स पे सामने आता, उसको पूरी सपोर्ट देता, साथ में यूएस उसको सपोर्ट देता, साथ में वेस्टर्न कंट्रीज उसको सपोर्ट देती और हम अकेले रह जाते। हमारा जो फ्रेंड है रशिया, वो पहली वार के अंदर घुसा हुआ है। तो पीओके लेने के लिए पीएम मोदी ने इसीलिए कोई स्टेप नहीं लिया कि अगर हम पीओके ले लेंगे तो यहाँ फुल स्केल वार हो जाएगा, जिसको अवॉइड करना चाहते थे। जब हमने उनके 9 बेसिस पे अटैक किया, जो उनके टेररिस्ट कैंप थे, उसके बाद इंडिया ने पॉज कर लिया था कि हम कुछ नहीं करेंगे, और पाकिस्तान से कहा आप कुछ नहीं करोगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पे ड्रोन फेंकने शुरू कर दिए। देखिए 600 ड्रोन, बरकयार ड्रोन, जिसको कोई भेद नहीं पाया था, वो फेंक दिए। लेकिन सारे के सारे ड्रोन हमने इंटरसेप्ट कर लिए। इससे पाकिस्तान बुखला भी गया। फिर पाकिस्तान की 9 एयर बेसेस और 4 और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमने अटैक कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और पाकिस्तान के जितने भी डिफेंस सिस्टम थे उनको जाम कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। 1-2 अवाक हमने उनके डिस्ट्रॉय कर दिए, और उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक बड़ा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कहा हम सरेंडर करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो मान गए, क्योंकि पीएम मोदी आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। आगे बढ़ने का मतलब था कि हिंदुस्तान एक वार में निपट जाता, मतलब हम पाकिस्तान से वार लड़ते रहे। देखिए, जब रशिया के सामने यूक्रेन नहीं खड़ा हो सका, तो आज पाकिस्तान को अगर बाकी कंट्री सपोर्ट करती तो क्या करते? ब्रिटेन इस टाइम पे 1 लाख ड्रोन देने को तैयार हो रहा है यूक्रेन को, और चाइना के पास तो ड्रोन्स की एक बड़ी फैक्ट्री लगी है, जो आपके इसके पास भी लगी है, टर्की के पास भी। फिर वेस्टर्न कंट्री साथ में जाती तो इंडिया अकेला पड़ जाता, और इंडिया के साथ कोई खड़ा होने वाला था नहीं। इंडिया अकेला वार लड़ नहीं सकता था। बेसिकली क्या था कि हम दोबारा वार में एंटेंकल हो जाते, और इस चीज को अवॉइड करते हुए पीएम मोदी ने यहाँ पे कब्जा नहीं किया पीओ के ऊपर। और दूसरी बात क्या है कि डीप स्टेट क्या चाहती है, या राहुल गांधी क्या चाहते हैं? ये यही चाहते हैं कि इंडिया वार लड़े, हारे, और हमारा देश का सत्यानाश हो, और उस जो डेथ बनेगी, जो हमारे लोग मरेंगे यहाँ पे, उसके डेब्री के ऊपर बैठ करके राज करें, क्योंकि इनको तो राज करना है। अगर ममता बनर्जी को इतनी चिंता है देश की, तो कम से कम बांग्लादेशी को तो निकाल दो। 3 करोड़ बांग्लादेशी तो बैठे हैं आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर अखिलेश यादव को इतनी चिंता है, क्योंकि उनको चिंता किसकी है? उनको तो मुसलमानों की चिंता है, उनको हिंदुओं की चिंता तो है नहीं ना, उनको देश की चिंता है। देखिए, इस कंट्री के अंदर 2 लोग ऐसे हुए हैं, जो एक राजीव गांधी जो एजेंट थे, यानी कि जो आर्म्स की डीलिंग होती थी उस पर इनकम लेते थे। फिर उनकी फैमिली के एक और मेंबर है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन अंदर से। और राजीव गांधी को बचाया किसने? राजीव गांधी को बचाया एलके अडवाणी ने और मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि दोनों चाहते थे कि उनकी गवर्नमेंट जब बने तो उस टाइम पे उनको कांग्रेस सपोर्ट करे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कांग्रेस की लीडर नेता, वो आर्म्स एजेंट थी। इनको पैसे खाने हैं, इनको मजे करने हैं देश के ऊपर, लेकिन काम कुछ नहीं करना। और आज अगर इनकी बात मान ली जाती है, और ये काम कर रहे हैं किसके ऊपर, किसके इशारे पे? ये काम किया जा रहा है, एजेंडा जो इनके सामने रखा है डीप स्टेट ने। डीप स्टेट ये चाहती है इंडिया वार स्टार्ट करे, और वार स्टार्ट करके इंडिया उसमें मिंगल हो जाए, ताकि इंडिया की प्रोग्रेस खत्म हो जाए, इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो जाए, और इंडिया बर्बाद हो जाए। हम 3 साल 4 साल तक बाहर लड़ते रहते पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को
लोग एटम बम भी दे देते, पाकिस्तान को मिसाइल दे देते, बैलिस्टिक मिसाइल दे देते। आज जो वार चल रहा है इसराइल और रशिया के बीच में, तो इसराइल और ईरान के बीच में, तो ईरान को मिसाइल कौन दे रहा है? रशिया और चाइना दे रहे हैं। यही हाल इंडिया के साथ होता। इसराइल के अंदर तो बहुत नुकसान भी चल रहा है, जबकि ईरान तो डेवास्टेट हो रहा है, लेकिन इसराइल भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करते तो हम भी डिस्ट्रॉय होते, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। हम बच तो नहीं पाते थे। अब तक हमने 600 ड्रोन उनके गिरा दिए, लेकिन जब 6000 ड्रोन आते तो हम क्या करते? और यही चाहते थे राहुल गांधी कि देश डूबे, देश भाड़ में जाए, हमको गद्दी चाहिए। ये एक इनका इशू था, जिसलिए पीएम मोदी जिस ट्रैप में नहीं आए। सूरी जी, मैं आप मैं सूरी जी से जी उदय ओके, नहीं लेट नो, बिफोर सूरी जी कम्स, एक छोटा सा खाली रिमार्क देना चाहता हूँ इन रिस्पॉन्स टू सूद साहब। यूट्यूब और पाकिस्तान पप्पू राहुल गांधी को सीरियसली लेता है, उसके बारे में और कौन बात करता है? डज एनीबॉडी टेक हिम सीरियसली? वो कुछ भी बोलता रहता है। आई मीन ही नोबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली। हाँ जी, बोलिए सर। उदय, एक बात देखो, जब भी राहुल गांधी फॉरेन में जाते हैं तो कुछ बड़ा हो जाता है कंट्री के अंदर। आप याद रखिएगा, राहुल गांधी ठीक उल्टा सीधा बोलता, उसको पता मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसको यूज किया जाता है। उसको यूज करके इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप देखिए, हम रफाल की डील कर रहे थे, राहुल गांधी क्या कह रहा था? आपने इतने महंगे रफाल क्यों ले लिए, ये क्यों ले लिए? अपने टाइम में तो प्लेन नहीं खरीदा, इनको कहता हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी डिफेंस को स्ट्रेंथन करते हैं तो राहुल गांधी को तकलीफ होती है। जो आदमी चाइना के अंदर जाकर के चाइना के प्रेसिडेंट की गोदी में बैठ जाता है, उससे आप क्या कहेंगे? ये बात है अगस्त 2008 की। ये चाइना गए थे एग्रीमेंट साइन करने, पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट करने। फिर आप देखिए टर्की गए थे। टर्की के अंदर जब हमारा डिफरेंसेस स्टार्ट हुए तो टर्की के अंदर इन्होंने इंटरनेशनल ऑफिस खोल दिया, जबकि वहां पे सिर्फ 200 इंडियन फैमिलीज हैं जो इंडिया को बिलोंग करती हैं, फिर भी खोल लिया। आपने अगर वीडियो देखा होगा, एक इनके जो एस रमेश और एक और इनके जो लीडर थे बैठे हुए थे, वो किसी ने टर्की के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो दोनों माइक यहाँ पे शिफ्ट करते रहे, क्योंकि उसको टारगेट नहीं कर सकते। पवन खेड़ा और जयराम रमेश। हाँ, देखिए बेसिकली राहुल, हाँ सूरी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप बहुत पैनी नजर रखते हैं राहुल गांधी पर। जो इंटरनल पॉलिटिक्स, जो इंडिया की पॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स भी अगर मैं बात करती हूँ तो राहुल गांधी पे और अखिलेश यादव पे आप बहुत ज्यादा, आपका ध्यान भी रहता है, बहुत सारी चीजें आपको उनके बारे में पता है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? धन्यवाद नंदिता जी। मैं सूद सर की बातें सुन रहा था बड़ी गंभीरता से, और उदय जी की भी। देखिए, ये जो हमारे सीडीएस रावत जी थे ना, उन्होंने एक बार कहा था कि 2.5 फ्रंट, ये जो 0.5 फ्रंट है ना, जो राहुल और अखिलेश, ये इन लोगों का फ्रंट है, ममता वगैरह का। और भारत और मोदी जी की बहुत तीखी पैनी नजर है ये 0.5 के ऊपर, बिकॉज दीज आर द पीपल जिनको पहले लड़ना है। वो 2 को हम बाद में लड़ लेंगे, वो कन्वेंशनल वॉर होता है। और जैसे सूद सर ने कहा कि पीओके को हम ले सकते हैं, इंडिया का एक्चुअली स्ट्रेटेजी यही है, जो मेरे दिमाग में आती है, कि उधर एक इंटरनल रिफ्ट ऐसी खड़ी कर दो, जैसे बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, ऐसे पीओके में भी हो जाएगी शुरू, जिससे एक सिविल वॉर जैसी स्थिति वहां पे उत्पन्न हो जाए, ताकि वो उसके अपने आप ही उसके टुकड़े टुकड़े बिखर जाए, और तब भारत उसमें इंटरवीन करके थोड़ी बहुत जो उनको एक्सटर्नल सपोर्ट है वो दे सके। रही बात राहुल गांधी की, जो सूद सर ने अभी कहा कि जब भी ये विदेश जाता है तो यहाँ भारत में कुछ ना कुछ होता है। देखिए, ये एक टूल किट का सबसे बड़ा टूल यही है, जिसको ये जो डीप स्टेट है वो यूज कर रही है, क्योंकि ये कम मंद बुद्धि का बालक है, इसको दिमाग नहीं है, इसको सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। दे आर द मोस्ट करप्ट पीपल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड ऑल दिस टोटली जो भी है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। आप देखिए, नेशनल हेराल्ड का भी केस चल रहा है। इन लोगों को अभी मैं कह रहा हूं कि वक्त आ चुका है कि जो 0.5 को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे सूद सर ने कहा कि 3.5 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ बैठे हैं, तो ममता कुछ कर नहीं रही। ममता कैसे करेगी, क्यों करेगी? वो उसके वोटर है, ममता उन्हीं के बल पर तो जीत के आ रही है। तो देयर हैज टू बी सम ड्रास्टिक चेंजेस डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ। ये मेरा मानना है। ये 0.5 को जब तक हम अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, ये इनकी बदमाशियां, इनकी जो ये बेवकूफियां जो हैं, ये ब्लंडर्स करते रहेंगे, जिससे हमारा आधा से ज्यादा समय इनको टैकल करने में जाता है। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने अभी पीओके क्यों नहीं लिया, उसका कारण यही था कि जो भारत के जो 2 अच्छे मित्र हैं,
एक है रशिया और एक है इजराइल, वो इस वक्त खुद ही युद्ध में लड़ गए हुए हैं अपने अपने युद्धों में। तो भारत को उनसे ज्यादा फायदा नहीं पहुंच पाता, ज्यादा हेल्प ना मिल पाती, और दूसरे जो हमारे विरोधी हैं वो उसका फायदा उठा लेते, और भारत को बिना मतलब के एक 10-15 दिन का युद्ध लड़ना, मतलब आप समझे देश की इकोनॉमी, इंडिया इस वक्त उभर रहा है, और वही तो वेस्ट नहीं चाहता है, वही चाइना नहीं चाहता है। और कहीं ना कहीं चाइना भी कहीं अरुणाचल पे या कहीं लद्दाख बॉर्डर पे कुछ ना कुछ शुरू कर देता तो हमारी अटेंशन यहाँ पाकिस्तान से डाइवर्ट होकर उधर चली जाती, क्योंकि दैट इज अ बिगर थ्रेट। पाकिस्तान को तो झटके में, अभी जैसे हमने साबित करके बताया कि हमने उनके कितनी जगहों पे न्यूट्रल उनके ध्वस्त किए उनके, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया इज नाउ प्रूव टू देम, और पाकिस्तान की आंखें खुल गई है, जैसे उदय जी कह रहे थे कि भैया अब भारत से पंगा नहीं लेना, और स्पेशली जब तक मोदी है। और मैं तो कहूंगा ये मोदी के बाद योगी आ जाए तो इनकी हालत खराब हो जाए। भारत माता सूर्य, हाँ सूर्य साहब, जो आपने डीप स्टेट की बात की, वो डीप स्टेट वो है जहां नेगेटिव फोर्सेस आर नॉट कमिंग आउट इन ओपन एंड दे आर विद देयर मनी पावर, विद देयर पॉलिटिकल, तो किस तरह से वो बांग्लादेश के अंदर भी वो तख्ता पलट दे रहे हैं। देखिए मोदी के पीछे भी वो लगा हुआ है डीप स्टेट, और ट्रंप के पीछे भी लगा हुआ है डीप स्टेट। बिलीव मी, ट्रंप के लिए तुम्हारी ट्रंप के लिए हर जगह वो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, कि एक प्रॉब्लम खड़ी नहीं हुई कि वो अमेरिका में कुछ कर देते हैं। दिस इज ऑल क्रिएशन ऑफ डीप स्टेट। सो आई एम श्योर these two leaders, when they sit down and talk, they will take some very drastic steps against this deep state. हाँ सर। उदय एक बात मैं बता दूं तुम्हें, ठीक है ट्रंप और डीप स्टेट के डिफेंसेस थे, लेकिन जब पीएम मोदी गए थे यूएस के अंदर, तो पीएम मोदी से जब वेस्ट बांग्लादेश के बारे में बात हुई, तो वो कहते हैं कि पीएम मोदी इज डीलिंग विद बांग्लादेश फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, तो वो इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन साथ में जब क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि बांग्लादेश के अंदर क्या डीप स्टेट इन्वॉल्व थी, उन्होंने मना कर दिया। यानी कि आज ऐसा लगता है कि ट्रंप स्टेट वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं जो डीप स्टेट इन्वॉल्व चला रही थी। डीप स्टेट की जो पॉलिसी थी, डीप स्टेट अपनी कंट्री के इंटरेस्ट देखती है। देखिए सेंट मार्टिन आइलैंड जिसके पीछे झगड़ा चला था, वहां पे यूएस की फोर्सेस जाकर के एक्सरसाइज कर चुकी हैं। और देखिए आप राहुल गांधी की बात पे आते हैं, मैं पुरी साहब आपकी एक बात पे थोड़ा सा आगे चलूंगा। आपने कहा था कि ये जो वार है 15 दिन चलता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर इंडिया पाकिस्तान का वार स्टार्ट होता, हम पीओके तो ले लेते, लेकिन उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते थे। अगर आगे बढ़ते तो यूएस हम पे सैंक्शन लगा देता, इस यहाँ भी सैंक्शन लगा सकता था वो। तभी तो इंदिरा गांधी ने 1971 वार में पीओके नहीं लिया। अगर हम पीओके लेते तो उस टाइम सैंक्शन लग जाती इंडिया के ऊपर। लेकिन दूसरी बात है कि ये वार 15 दिन नहीं चलता, ये वार चलता कई महीने कई साल तक, जैसे रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, क्योंकि वहां वेस्ट पूरा सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। यहाँ पे भी कोई इशू लेकर के इंडिया के पीछे पड़ जाते और इंडिया को बचना, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता। तो देखिए लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है एजेंसीज को या गवर्नमेंट्स को कि हम कहीं फंस ना जाए। और जब इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा था चाइना के साथ, तो यूएस ने कहा था B-52 वापस ले लो। ट्रंप ने तो कहा था अपनी एयरफोर्स यहाँ पे हम B-52 वापस आपके एयरफोर्स बेसिस पे लगा देंगे। इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि यूएस चाहता था इंडिया और चाइना का वार हो और मजे ले, और वो वार लड़ करके देखिए ना तो वार लड़के फंस जाए, ये यूएस चाहता है। और देखिए जहां तक चाइना यूएस की बात, देखिए दोनों कंट्रीज नहीं चाहते कि इंडिया स्ट्रांग करे, और हमको बच के चलना पड़ता है, दोनों से बच के चलते। एक और मैं बात कहूँ राहुल गांधी की, जब मणिपुर के अंदर सिचुएशन खराब थी, तो राहुल गांधी बार बार कहते थे पीएम मोदी क्यों नहीं जाते मणिपुर के अंदर, और पीएम मोदी को उनकी एजेंसी ने मना कर दिया, मणिपुर नहीं जाओगे, क्योंकि वो ऐसा हिली एरिया है कि ट्रिकी एरिया है कि वहां पे दिक्कत हो सकती थी, और अगर पीएम मोदी जाते तो उनकी लाइफ के ऊपर खतरा हो सकता था, और पीएम मोदी इसलिए नहीं गए। वो भी जो राहुल गांधी का एक एम था, पीएम मोदी को टारगेट करना, डीप स्टेट का एजेंडा था कि पीएम मोदी को मार दिया जाए, पीएम मोदी को यहाँ पे खत्म कर दिया जाए। आपको याद होगा कि एक बार पीएम मोदी पंजाब में गए थे, तो उस टाइम पे वेदर खराब हो गया, पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से जा नहीं पाए। उसके बाद जब एक ब्रिज पे थे उनकी व्हीकल्स, तो वहां पे रोक दिया गया। उस टाइम पे ये भी कहा गया पीएम मोदी से कि उनकी आर्मी ने कहा जी अपने हम हेलीकॉप्टर भेज देते हैं, अपने कमांडो भेज देते हैं। पीएम मोदी ने मना कर दिया, क्योंकि लोग मारे जाते तो दिक्कत हो जाती है वहां पर। सूरी साहब, अभी कनाडा में भी बहुत तैयारियां चल रही हैं। एक्चुअली वो तो मोदी आने से पहले उनकी जान पे हमले करने की तैयारियां बहुत चल रही हैं। इवन कनाडा में भी बहुत चल रहा है, खालिस्तानी वाले बेवकूफ लोग कुछ न कुछ लगे हुए हैं। बट एनीवे, आई थिंक वी हैड अ नाइस डिस्कशन एंड नंदिता जी, आई थिंक इफ यू वांट टू वाइंड अप, या यस डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, और हम लोग साथ मिलकर के राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक पहलुओं पर
बहुत गहराई से आज बात किया है और मैं कमेंट सेक्शन में जरूर चाहूंगी हमारे व्यूअर से कि जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा। जस्ट जी श्री साहब सुनील कुछ जी। कहना चाहते हैं? खाली जी। एक 2 सेकंड के लिए मैं बोलूंगा, जो एक खालिस्तानी वाली बात अब ये जो उदय जी ने उदय कही, जी, जी। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल। बिल्कुल निठल्ले लोग हैं। ये सिर्फ जो चीखना चिल्लाना जानते हैं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, खोखले लोग हैं। और भारत माता का वीर सपुत्र नरेंद्र मोदी को कोई हाथ तो लगा के दिखाए, क्या बात, कभी नहीं। भारत माता की जय। भारत माता जय। की जय सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलिए, जय हिंद। मेरा भारत माँ।